नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे CISF AC 2022 में आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है कि यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिलती है। तो इसलिए आपके लिए ये बेहतर होगा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDS की, CSE की, CAPF की, NDA की या यूपीएससी के द्वारा लिए जाए वाले CSE की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे चाबहार पोर्ट के बारे में पूछा गया। चाबहार बंदरगाह बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, ईरान में है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपके CDS 2017 में पूछा गया कि चाबहार भारत ने किस देश के साथ रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया है, तो चाबहार पोर्ट था। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो चाबहार पोर्ट न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये ईरान के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ये देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। आपको सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये बताना है कि किस स्टेट में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट देखी गई। यानी दशकीय ग्रोथ रेट अगर आप देखें, 10 वर्षों में ग्रोथ रेट की बात करें तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखी गई। सो दोस्तों, अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा मेघालय में डिकेडल ग्रोथ रेट देखी गई, लेकिन हमें वो ऑप्शन में नहीं दिया गया। लगभग 27% के लगभग देखी गई, बट मेघालय ऑप्शन में नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। देखिए, दादरा एंड नगर हवेली में 55% से भी ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट देखी गई पॉपुलेशन की। और अगर आप बाकी के स्टेट्स देखें और यूनियन टेरिटरी देखें तो 20 से 30% ही है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि डिकेडल ग्रोथ रेट पर सवाल कम आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दादरा एंड नगर हवेली। जैसा कि आपको पता होगा, ज्योग्राफी में मैपिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैपिंग का सेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप के माउंटेन रेंजेस से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको ब्रीफ आइडिया है, बेसिक आइडिया है कि हाँ किस कंट्री में, किस पोर्शन में कौन सा माउंटेन रेंज पड़ता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन ये होता है अगर आप एक बार अच्छे से मैप को समझ लेते हैं और याद रख लेते हैं। तो कॉकसकस माउंटेन अगर आप देखें, यूरोप की साइड में जॉर्जिया में है, और कार्पेथियन माउंटेन यूक्रेन में, एपेनाइन माउंटेन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इटली में है, और पिंडुस माउंटेन ग्रीस में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर आप देखिए, अगर आपको एक भी पता है तो आपके 50% जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बस 2 ही बचता है। यानी अगर आप 2 भी यहाँ में से जानते हैं, कोई 2, तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो कभी आप ऐसा ना सोचें कि आपको चारों अगर आ रहे हैं तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर 1-2 भी पता आप कर सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मार्क करना चाहिए, क्योंकि 50% तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं। अगला सवाल देखिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि डिग्री चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी क्वेश्चन की बात करें तो आई थिंक ये CAPF में भी पूछा गया, CAPF 2022 में, CISF में पूछा गया 10 डिग्री चैनल पे सवाल। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, ऑलरेडी काफ़ी पहले सिविल सर्विस में भी पूछा गया है मैच द कॉलम के रूप में। इसे याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। आपको 3 ही पूछे जाते हैं मेनली, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। अगर आप देखें तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 8 डिग्री, 8, 9 और 10 में से। तो ये काफ़ी छोटा है, इसलिए मिलीमीटर में है, MM में है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हैं कि M फॉर मालदीव, M फॉर मिनिकॉय। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे छोटा वाला मिलीमीटर में, इसलिए मालदीव मिनिकॉय। और 9 का देखिए कैसे याद रखेंगे, तो 9 को हिंदी में बोलते हैं नो, और नो का मतलब होता है नहीं। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लक्ष्य मिनी नहीं होना चाहिए, मिनी का मतलब छोटा, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से ये जोड़ता है। ठीक है, तो 9 हो गया। और 10 डिग्री चैनल तो देखिए 10 रुपये वाली कार आती है ना, तो लिटिल कार आती है वो। ठीक है, लिटिल कार आती है, तो लिटिल अंडमान को ये कार निकोबार से जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, लिटिल कार। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं 10 रुपये वाली लिटिल कार। तो कुछ ट्रिक होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? अगेन ऑप्शन सी। आप इन चीज़ों को मैप से याद रखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बेहद इजी क्वेश्चन। चिपको मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। क्या ये ट्राइबल के लैंड राइट से संबंधित था? क्या कॉमर्शियल लॉजिंग से संबंधित था? क्या दलित के अगेंस्ट एट्रोसिटी से ये संबंधित था? या ये फार्मर के राइट से संबंधित था? तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कॉमर्शियल लॉजिंग। अब ये टर्म जिनके लिए न्यू है इन्हें बता दो कि ये बहुत ही सिंपल टर्म है। इसका मतलब होता है वाणिज्यिक कटाई, यानी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो कटाई की जाती है वनों की, वो कॉमर्शियल लॉजिंग कहलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी।
तो देखिए एग्जाम के अंदर अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप ऑप्शन जरूर हिंदी में भी एक बार चेक कर सकते हैं। वनों की वाणिज्यिक कटाई, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हाँ बाकी के ऑप्शन तो कहीं से मैच ही नहीं कर रहे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सॉइल का जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो कि पत्तों के और अदर प्लांट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से, सड़ने से जो बनता है, जो कि मिट्टी के लिए एक उर्वरक तत्व का काम करता है, पोषक तत्व का काम करता है, वो क्या कहलाता है? मतलब इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका ह्यूमस है, टॉप सॉइल, बी होराइजन। सॉइल की तो होराइजन होती है, वो ये नहीं है। मिनरलाइजेशन अलग चीज़ होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ह्यूमस। आई थिंक सबको पता होगा, सबने सुना है ह्यूमस क्या होता है। जब पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह जब सड़ जाते हैं तो वो ह्यूमस का काम करते हैं, और ह्यूमस मिट्टियों को पोषक तत्व प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आप देखें कृषि और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अर्थ के लिए लाइफ सपोर्टिंग जोन कौन सा होता है? क्या इकोसिस्टम होता है? नहीं, इकोसिस्टम तो डिफरेंट है। इकोसिस्टम लाइफ सपोर्टिंग जोन है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जब सारे प्लांट और एनिमल और एटमॉस्फेयर, इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। बायोस्फीयर नाम से ही स्पष्ट होता है, बायो का मतलब लाइफ होता है, स्फीयर का मतलब जोन होता है। तो ऐसी जोन जो लाइफ को सपोर्ट करे वो बायोस्फीयर कहलाती है। बायोस्फीयर के अंदर आपके लिथोस्फीयर हो गए, एटमॉस्फेयर हो गए, और भी डिफरेंट जोन्स आकर के मिलते हैं तो वो बायोस्फीयर कहलाते हैं। एटमॉस्फेयर सबको पता है, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। जो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, जो वायु की परत होती है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। बायोम का मतलब क्या होता है? प्लांट और एनिमल्स की कम्युनिटी होती है। ओके, जैसे अगर आपकी टुंड्रा हो गई तो वो एक बायोम कहलाती है, जो एक साथ मिलकर के रह रहे हैं और काफ़ी बड़े जोन को सपोर्ट करते हैं, तो वो बायोम कहलाती है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? लाइफ सपोर्टिंग जो वर्ड है यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बायोस्फीयर। तो ऊपर के क्वेश्चन हमें कोई खास एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फैक्चुअल क्वेश्चन और काफ़ी इजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। पोर्ट्स ऑफ कोल किन्हें कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करता है इस क्वेश्चन को? दीज पोर्ट्स हैव ओनली स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। पहली बात तो ओनली, दूसरा स्ट्रेटजिक। क्या पोर्ट्स ऑफ कोल का मतलब होता है जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस पोर्ट है वो? पोर्ट्स वेयर गुड्स आर ब्रॉट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। दूसरे बहुत सारे विभिन्न देशों से जब एक्सपोर्ट के लिए जो पोर्ट्स लाए जाते हैं सामान के एक्सपोर्ट के लिए, वो कहलाते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। वैसे पोर्ट्स जहाँ पे सीप अपने एंकर को रिफ्यूल करते हैं, मतलब यहाँ पे अपने जो फ्यूल्स वगैरह हैं उसे रिफ्यूल करते हैं। पोर्ट्स विच आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जो पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन से संबंध रखते हैं। सो ये है हमारी प्यारी ह्यूमन ज्योग्राफी एनसीईआरटी 12th क्लास की ज्योग्राफी वाली। इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर जो कि 9th चैप्टर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने इस पर बात भी की थी, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, जिसमें हमने गुड्स की बात की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की थी, और इसी के अंदर अगर आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है। और आई थिंक ये तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि अक्सर ही हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं आसियान के, यूरोपियन यूनियन के, तो ये चीज़ें भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। और अगर आप देखें टाइप ऑफ पोर्ट्स में, तो यहाँ बताते हैं कि टाइप पोर्ट कितने तरह के होते हैं। इंडस्ट्रियल पोर्ट हो गई जो कि इंडस्ट्री पर्पज से बनाई जाती है, जो एक किसी खास बल्क कार्गो को डील करती है, जैसे ग्रेन हो गई, शुगर हो गई, इस तरह की। कमर्शियल पोर्ट होती है जो कि कमर्शियल पर्पज से यूज़ होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं और भी पोर्ट होते हैं जो लोकेशन के बेसिस पे होते हैं, जैसे इनलैंड पोर्ट हो गई या आउट पोर्ट हो गई। ओके, इनलैंड पोर्ट का मतलब है कि जो लिंक होते हैं रिवर या फिर केनाल के साथ। आउट पोर्ट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल पोर्ट होते हैं, जो कि डीप वाटर पोर्ट होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो स्पेशलाइज फंक्शन, जैसे ऑयल पोर्ट हो गई जो कि ऑयल से डील करेगी। इसी तरह से सेकंड में अगर आप देखें तो पोर्ट्स ऑफ कोल की बात की गई है। ये इस तरह के पोर्ट होंगे जो कि ओरिजिनली डेवलप हुए हैं कोलिंग पॉइंट के रूप में, वेयर सीप यूज टू आस्क फॉर रिफ्यूलिंग, वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम। जहाँ पे सीप्स रुकते हैं और क्या करते हैं? रिफ्यूल करते हैं, यानी ऑयल को जो भी फ्यूल यूज़ होता है उसे रिफ्यूल करते हैं, उसके बाद वाटरिंग करते हैं, फूड आइटम वगैरह लेते हैं, वो पोर्ट्स ऑफ कोल कहलाते हैं। हालांकि ये तो कोलिंग सी के रूप में डेवलप हुए, और बाद में ये डेवलप हो गया कॉमर्शियल पोर्ट के रूप में, राइट। यानी पहले इनका काम क्या होता था? पहले जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई शिप एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अब उसे फ्यूल भरना है उसमें, तो फ्यूल भरने के लिए वो यूज़ करते थे उस तरह की जगह को। अब वहाँ पे देखा गया कि फ्यूल भर रहे हैं, काफ़ी आवाजाही बढ़ रही है, काफ़ी कमर्शियल बढ़ रहा है, तो उन्हें कमर्शियल पोर्ट के रूप में डेवलप कर लिया गया।
आप समझ रहे हैं, पोर्ट ऑफ कॉल का मेन मकसद होता था कि आप सारी एक पॉइंट के रूप में इसे यूज़ किया जा सके रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए, लेकिन बाद में ये डेवलप हो गया कमर्शियल पोर्ट के रूप में। एग्जांपल की अगर बात करें तो एडन हो गई, मतलब स्टार्टिंग में इन्हें कमर्शियल पर्पज से नहीं यूज़ किया जा रहा था, सिंपली होल्ड करने के लिए इसे यूज़ किया जाता था, रिफ्यूल करने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद होनोलुलु हो गई, सिंगापुर की पोर्ट हो गई, ये सारे पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ कॉल्स का एग्जाम्पल है। पैकेट स्टेशन देख सकते हैं जो फेरी पोर्ट कहलाते हैं। पैकेट स्टेशन का मतलब क्या होता है, ये सिंपली डील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी याद रखिए, हो सकता है पूछे कि किस टाइप की जो पोर्ट है वो आपकी डील करती है विच इज एक्सक्लूसिवली, आपने ऑप्शन में देखा ना एक पूछा गया जो कि एक्सक्लूसिवली कंसर्न होती है पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट से, तो वो क्या कहलाएगी बताइए, पैकेट स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इन फ्यूचर क्वेश्चन बने, क्योंकि यहाँ से जब पूछा गया पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में। तो उसके बाद देखिए एंट्री पोर्ट्स के बारे में। एंट्री पोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे गुड्स को लाया जाता है ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ में, विभिन्न देशों में क्या किया जा सके, निर्यात किया जा सके, एक्सपोर्ट किया जा सके, वो क्या कहलाएगी, एंट्री पोर्ट। एग्जाम्पल देखिए रोटरडम हो गई आपकी, और रोटरडम के अलावा कोपेनहेगन हो गई, ये सारे बाल्टिक रीजन की एक एंट्री पोर्ट है। इनका काम है कि यहाँ पे गुड्स को लाया जाए, सामान को लाया जाए और दूसरे देशों में सप्लाई किया जाए। और नेवल पोर्ट की बात करें तो देखिए जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस से महत्वपूर्ण होती हैं, तभी तो इनका नाम है नेवल पोर्ट्स। इसके अलावा ये पोर्ट क्या करेगी, वॉरशिप को प्रोवाइड करेगी, है ना। और एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कोची हो गई, कारवार हो गई इंडिया में। तो हमने टाइप्स ऑफ पोर्ट को कवर कर लिया। तो पोर्ट्स ऑफ कॉल का क्या मतलब है, जहाँ पे एंकर को रिफ्यूल करने के लिए रोका जाएगा, और इसके अलावा भोजन वगैरह, फूड वगैरह जो भी चीज़ें मैनेज करनी है वो सारी पोर्ट्स ऑफ कॉल के तहत आती हैं। लेकिन देखिए पोर्ट्स ऑफ कॉल जो है वो जनरली डेवलप हो ही जाते हैं कमर्शियल पोर्ट के रूप में, बाद में फिर उन चीज़ों का व्यापारिक महत्व से भी प्रयोग होने लगता है। अगला सवाल देखिए, अगेन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस देश से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब तो पूछे ही जाते हैं। आइए इसे डिटेल में आज कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ होता है, वो किन किन देशों से गुजरती है, इसे आप ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं। ट्रिक है केब PNB से मुंबई आई, ओके, यानी पंजाब से मुंबई आई। अब सी से चिले है, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील। उसके बाद PNB में अगर आप देखें तो पराग्वे, ध्यान रखिए पराग्वे है, उरुग्वे नहीं है, पराग्वे है पहली चीज़, और पराग भी नहीं है, ठीक है, पराग्वे है ये। उसके बाद नामीबिया हो गई, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों से, इन देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लोग मैप से भी देख लेते हैं। मैप से देखने से पहले मैं बता दूं 10 देशों से पास करती है। साउथ अमेरिका में किन से पास करती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिले और पराग्वे, राइट, इन 4 देशों से साउथ अमेरिका में। अफ्रीका में देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इन 5 देशों से। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया खुद एक कंटिनेंट भी और कंट्री भी है। वाटर बॉडी से भी पास करती है, इंडियन ओशन से, अटलांटिक ओशन से और पैसिफिक ओशन से। सो ये आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले है। इसके बाद अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये देश मुख्यतः है। तो देखिए ये सिविल सर्विसेज 2009 में पूछा गया कि आपको 4 देशों के नाम दिए गए और आपको बताना था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन देशों से पास करती है। सो ऑस्ट्रेलिया हमें पता है, नामीबिया भी है, ब्राज़ील और चिले भी है, अर्जेंटीना भी हमने देखा। तो ये देश जो है चारों के चारों ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन देखिए, किस देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करती, किस एग्ज़ाम का है, CDS 2020 का। तो वही मैं कहता हूँ कि जब कोई एग्ज़ाम के अंदर कोई टॉपिक पूछी जा रही है तो ये एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ UPSC के किसी भी एग्जाम में पूछा गया तो उस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट करते हैं। तो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस देश से पास नहीं करती, चिले, ब्राज़ील, पराग्वे, ये तीनों हमने देखा। उरुग्वे से पास नहीं करती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर D। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन CDS 2019 में पूछा गया, किस साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करती, चिले से, बोलिविया से, पराग्वे से या ब्राज़ील से। तो हमने देखा पराग्वे से पास करती है, ब्राज़ील से पास करती है, चिले से पास करती है, लेकिन बोलिविया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास करती। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया और ऑप्शन में जनरली बोलिविया ही देते हैं, क्योंकि बोलिविया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं पास करती। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
चिले से पास करती है, अर्जेंटीना से पास करती है, पराग्वे से पास करती है, ब्राज़ील से पास करती है, लेकिन बोलीविया से पास नहीं करती। ये देखिए बोलीविया ऊपर में। एक बात और आपको बता दूं, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर 2 देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड हैं यानी वो सिर्फ और सिर्फ लैंड से टच करते हैं। और ऐसे कौन कौन से देश हैं बताइए? बोलीविया और पराग्वे। लेकिन पराग्वे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है, मगर बोलीविया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करती। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि किस देश के साथ पास करती है, राइट? बोलीविया। तो हमने देखा बोलीविया और पराग्वे 2 देश हैं साउथ अमेरिका में जो कि लैंडलॉक्ड है। बोलीविया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास नहीं करती क्योंकि वो थोड़ा नीचे है, और पराग्वे से पास करती है। पराग्वे से पास करती है, ना कि उरुग्वे से। तो उरुग्वे भी नहीं होगा हमारा आंसर। बोलीविया में हमने देखा नहीं होगा। बोत्सवाना हमने देखा, हाँ, साउथ अफ्रीका के नीचे जो बोत्सवाना है वहाँ से पास करती है। जिम्बाब्वे नहीं, जिम्बाब्वे से पास नहीं करती बल्कि मोजाम्बिक से पास करती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बोत्सवाना। ना आपको कमेंट बॉक्स में यह आंसर करना है कि कर्क रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी 2 बार काटती है। ओके, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस एंड विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। और आपको यह भी बताना है कि मकर रेखा से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी देश 2 बार गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल। कोल यानी कोयले के उत्पादन से कौन सी रिवर वैली संबंधित है? सोन, अलकनंदा, चंबल या यमुना। तो अगर आपको ब्रीफ रीजन पता है कि किस क्षेत्र में कोयले की प्रोडक्शन होती है तो इसे आप आंसर कर सकते हैं। सोन नदी जो है वो यूपी, झारखंड, बिहार इन राज्यों से पास करती है और बेसिकली कोल के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा सोन। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, गंगा से मर्जर करती है आगे चल के। अगर आप अलकनंदा देखें तो ये तो उत्तराखंड की है। चंबल मध्य प्रदेश वाले रीजन में, जो कि कोल रीजन नहीं बल्कि मार्सी बेडलैंड्स टोपोग्राफी है। यमुना नदी को भी आप नहीं कह सकते कि वो कोल के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सोन है। सो आप क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं, एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो आती है 11th की, चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में कोल्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है कि इंडिया में जो कोल्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। 97% से ज़्यादा जो कोल रिजर्व है वो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी इन नदी घाटियों में, इन रिवर वैलीज़ में लोकेटेड हैं। रिजर्व यहीं पे पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कौन सी नदी सिपकीला दर्रे से होकर गुजरती है, सिपकीला पास से गुजरती है। करेक्ट आंसर इसका सतलज। देखिए सतलुज नदी जो है वो राजस्थान, तिब्बत से निकलती है और ये एंटर करती है भारत में और सिपकीला पास के थ्रू। सिपकीला पास हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ईजी। पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट की बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ नहीं लगती। तो इंडिया के मैप के बारे में आपको, इंडिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में आपको डीप नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी ही चाहिए ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन का आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो छत्तीसगढ़ का अगर मैप आपको ध्यान में आ रहा है तो ईस्टर्न में ओडिशा आप देख सकते हैं, और बिहार से नहीं, झारखंड से लगी हुई है। तेलंगाना भी साउथ में है तो तेलंगाना भी टच करती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बिहार। सो दोस्तों ये है हम सबका प्यारा भारत, और आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है और वो मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ लगती है। ये आप देखिए झारखंड के साथ लगती है परंतु बिहार के साथ नहीं लगती क्योंकि बीच में है उत्तर प्रदेश। और अगर आप देखें ईस्टर्न में तो ओडिशा है, सदर्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा लगती है इस वाले रीजन में। इसके अलावा अगर आप देखें महाराष्ट्र है, और तो कुल मिलाकर कितने देश हो गए देख लेते हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा ओडिशा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठा तेलंगाना है और सातवां महाराष्ट्र। तो आप कह सकते हैं 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, और जिसमें हमने देखा कि बिहार से नहीं लगती। सो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जैसा कि मैं कहता हूं कि हमेशा ही क्वेश्चंस को रिलेट करिए, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच में कवर करना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सी कवर की जाए ये आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।